नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। आपने एक थनैला रोग के बारे में सुना होगा, मैस्टाइटिस के बारे में सुना होगा। इस रोग के कारण पशु अपने थनों को हाथ नहीं लगाने देते। थनों को जैसे ही हाथ स्पर्श किया जाता है वो लात मारने लगती है, या जिस बाल्टी में दूध आप धो रहे हैं उस दूध उस बाल्टी को उलटने का प्रयास करती है। यहाँ तक कि अपने बछड़े बछड़ी को भी थनों का स्पर्श नहीं करने देती, क्योंकि थनैला रोग में या मैस्टाइटिस में उसके थन में दर्द रहने लगता है, सूजन आ जाती है, या फिर अंदर किसी तरह की विकृति हो जाती है। इस दर्द के कारण वो थन का स्पर्श कराना नहीं पसंद करती। लेकिन यदि यही स्थिति ज्यादा समय तक बनी रहे तो ये पशु के लिए और गौपालक के लिए और भी गंभीर बन जाती है, कि इससे वो थन ही खराब होने की संभावना बन जाती है। उस थन से दूध आना ही रुक जाता है, थन का छिद्र जो है पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन थनैला रोग या मैस्टाइटिस सिर्फ इतना ही यहाँ तक सीमित नहीं रहे। थनैला रोग का संबंध अबॉर्शन के साथ भी रहता है, गर्भपात के साथ भी रहता है, क्योंकि थनैला रोग के लिए जो जीवाणु जिम्मेदार है उसका संक्रमण थन से लेकर बच्चेदानी तक फैल सकता है, या बच्चेदानी से थन तक आ सकता है। तो इसको समझ लेना और इसके बारे में चिंतन कर लेना बहुत आवश्यक है। थनैला रोग यदि ब्याने के 4-5 महीने के बाद यदि होता है तो उसका सीधा संबंध है कि थनैला रोग को जो जो संक्रामक कारक जो जीवाणु है वो गोबर से या थन के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश किया है। क्योंकि पशुओं की आदत है कहीं भी बैठ जाना, वो गोबर में भी बैठ जाते हैं, कीचड़ में भी बैठ जाते हैं, गंदे में भी बैठ जाते हैं। तो ऐसे में ये जीवाणु उनके थनों में सीधे पहुंच जाते हैं। या फिर हमारी एक आदत रहती है कि हम दूध निकालने के बाद थनों की सफाई नहीं करते, या बछड़ा बछड़ी जो दूध पी लेती है तो उसके थन की सफाई नहीं करते। ऐसे में मक्खी मच्छर के थनों पर बैठ जाने से ये जो संक्रामक रोग हैं उनके थनों में प्रवेश कर जाते हैं और फिर फलने फूलने लगते हैं। इससे वो थन के अंदर भी कई तरह की विकृतियों को जन्म दे देते हैं। कई बार धन में पहुंचा ये बैक्टीरिया खून के माध्यम से शरीर के अन्य अंगों तक पहुंच जाता है, यहाँ तक कि पशु की जो बच्चेदानी है, पशु की जो गर्भाशय है उसको भी संक्रमित कर देता है। तो ऐसे में यदि पशु गर्भावस्था में है, प्रेग्नेंट है, तो उसके बच्चे का अबॉर्शन करा देता है। सामान्यतः तो देखा गया है 4-5 महीने के बाद पशुओं को जो अबॉर्शन होते हैं उसके पीछे यही जीवाणु जिम्मेदार रहता है। कई बार इसकी इसकी एक अलग स्थिति देखने में आती है। यदि पशु को थनैला यानी कि मैस्टाइटिस का रोग ब्याने के 15-20 दिन के बाद ही, महीने के बाद हुआ है, तो उसका सीधा अर्थ है कि थन के अंदर जो संक्रामक जो फैलाव है, जो बीमारी का प्रकोप है, वो गर्भाशय के माध्यम से पहुंचा है। क्योंकि जब पशु बच्चा देता है तो जेर निकलनी चाहिए, गर्भाशय की सफाई होनी चाहिए। लेकिन हम कई बार जल्दबाजी में या लापरवाही में पशु की गर्भाशय की जो सफाई पर पूरा ध्यान नहीं देते। तो इसके लिए आजकल एक प्रोटोकॉल है कि जैसे कि बच्चा जन्म ले, बच्चा पैदा हो जाए तो उसको टेफ्रोसैप जैसे इंजेक्शन लगा के उसकी गर्भाशय की सफाई कर देते हैं। ये 3-4 इंजेक्शन की डोज होती है। जैसी प्रसव की क्रिया पूरी हो जाती है, हम पशु को या गाय को ये टेफ्रासैप के एक-एक करके लगातार 4 इंजेक्शन 4 दिन लगा देते हैं। इससे उसके बच्चेदानी की पूरी तरह से सफाई हो जाती है। और यदि एक बार सफाई हो गई तो पशु सामान्य जिंदगी जीता है, स्वस्थ रहता है, उसकी दूध उत्पादक क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। मैस्टाइटिस जैसे रोगों से सदैव के लिए छुटकारा मिल जाता है। गर्भाशय भी शुद्ध रहता है तो दोबारा मध पे आने में, दोबारा हीट पे आने की जो संभावना है वो भी यथावत सामान्य बनी रहती है। कई बार हम देखते हैं कि लापरवाही में यदि हमने गर्भाशय की सफाई नहीं की तो पशु का पुनः हीट पे आने का समय भी विलंबित हो जाता है, देरी हो जाती है। जैसे पशु को 3-4 महीने के अंदर अंदर पुनः हीट पे आना चाहिए। लेकिन यदि गर्भाशय की सफाई सही नहीं है, गर्भाशय में संक्रामक रोग का अंश रह गया, या जेर पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, तो उसको हीट में आने में कभी कभी 4-6 महीने, साल भी लग जाती है। कभी कभी पशु 1.5-2 साल तक भी आ जाता है। और कई बार यदि संक्रामक रोग गंभीर है तो ऐसे पशु सदैव के लिए बांझ हो जाते हैं। दूसरी तरफ मैस्टाइटिस से उसके थन खराब हो जाते हैं, क्योंकि मैस्टाइटिस संक्रामक रोग है। एक थन से शुरू हुआ तो चारों थनों तक फैल जाता है। थन के अंदर भी कई तरह की परेशानियां खड़ी होती हैं। तो ऐसे में यदि लोकली आपको थनैला रोग का इलाज करना है, मैस्टाइटिस का इलाज करना है, तो सप्रोबिन के नाम से एक ट्यूब आती है। इस
इसमें 4 ट्यूबों का सेट रहता है, तो इन 4 ट्यूबों को एक-एक करके थनों में आप इंजेक्ट कर सकते हैं, प्रवेश करा सकते हैं। इससे लोकल संक्रामक रोग की समस्या का निदान हो जाता है। थन खुल जाता है, थन का संक्रामक रोग मिट जाता है, पशु सहजता से सामान्य से दूध देना शुरू कर देता है। दूध की धारा जो है वो भी सामान्य हो जाती है और वो संक्रामक रोग इस दवा के माध्यम से यदि उसके खून में प्रवेश कर गया है या खून की नलिका के माध्यम से बच्चेदानी तक पहुंच गया है तो वहां तक भी मिट जाता है। दूसरा है कि यदि हम गर्भाशय की सफाई के समय उसको टेट्रासेप के एक-एक करके 4 इंजेक्शन लगा देते हैं तो बच्चेदानी की सफाई के साथ-साथ मेस्टाइटिस का प्रकोप भी दूर हो जाता है। तो आप मेस्टाइटिस के रोग से या एबॉर्शन की समस्या से सहजता से बच सकते हैं। ये एक प्रोटोकॉल है। और इससे आपका जो पशु है समान समय पर हीट पे आता है और गर्भ धारण कर लेता है। लेकिन ऐसे में 2-3 चीज़ें और भी देखी जाती हैं। एक प्रोटोकॉल है कि यदि पशु आपका 6-7 महीने का ग्यावन है, गर्भ में है, प्रेग्नेंट है, तो ऐसे में 7-8 महीने के आस-पास भी उसको सिप्राबिन जो ट्यूब हैं, उसके थनों में प्रवेश कराई जा सकती है ताकि ना तो उसको अबॉर्शन की संभावना रहे, ना मेस्टाइटिस की कोई चांस बने। तो आप 7वें महीने में भी सिप्राबिन का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, यदि पशु सामान्य समय पर हीट पे नहीं आ रहा है, गर्भ धारण नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में पशु को पेगमा जो इंजेक्शन आता है, जो रिसेप्टर जैसे इंजेक्शन आते हैं, उनकी 2 से ढाई एमएल की जो डोज़ है, उसको 1-2 दिन छोड़ के उसके पट्ठों पर एक-एक करके प्रयोग किया जा सकता है या फिर आप एक इंजेक्शन आप एक पट्ठे पर लगा दीजिए और फिर 7-8 दिन के बाद दूसरे पट्ठे पर दूसरा इंजेक्शन लगा दीजिए। तो इससे 7-8 दिन में आपका पशु पुनः हीट पे आ जाएगा। हीट पे नहीं आ गया, उसके कंसीव होने की, उसके गर्भाधान की संभावना भी 100% बढ़ जाती है। इसके साथ में आप कुछ जो दूसरी सावधानियाँ हैं, जैसे पशु को क्या आहार देना है, क्या उसके जो गर्भ में पलने वाला बच्चा स्वस्थ रहे, समान रूप से विकसित हो, तो कैसे आहार व्यवस्था बनाए रखनी है, उसकी व्यवस्था आपको अलग से कर लेनी चाहिए। लेकिन मेस्टाइटिस रोग से बचना, अबॉर्शन से बचना एक पशुपालक के लिए, गौपालक के लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद मित्रों।